यस। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड। छोटा सा सेक्शन है और इसको फिनिश करते हैं, डीएनए ब्लॉक की तरफ हम लोग चलेंगे। जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों ऑक्सी फ्लोराइड्स हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड है 5 आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस आपके आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो फर्स्ट आपका आता है XeOF2, ठीक है। सेकेंड आता है XeO2F2, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड बात करते हैं तो XeOF4 एंड फोर्थ वन इज Xe, जीनोन के साथ हम बात कर रहे हैं O2F4 एंड लास्ट वन इज XeO। आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 आएंगे, फ्लोरीन आपके 2 होंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जीनोन के ऑक्सी एसिड्स हैं। फर्स्ट का नाम बेटा, फर्स्ट कंपाउंड का नाम होगा जीनोन, जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, ठीक है, डाईफ्लोराइड, ठीक है, फर्स्ट का नाम है। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड का नाम बेटा जीनोन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 है तो डाईऑक्सी हो जाएगा, और बाकी बेटा यहाँ से 2 फ्लोरीन है तो डाई फ्लोराइड, ठीक है। यस, और डेली आपको पीडीएफ मिल रही है बेटा बराबर, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ फाइल भी मिल रही है, उनको आप स्टोर करके रखो, अच्छे से संभाल के रखो। जब भी पढ़ना है तो वहां से चीजों को देख सकते हो, और लेक्चर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं ऑल टाइम, मेरी आवाज आपके साथ है, तो और क्या चाहिए, ठीक है, चीजें आराम से हो जाएंगी। नेक्स्ट बेटा XeOF4, इसका नाम क्या होगा, इजी है, टेट्रा हो जाएगा ना, टेट्रा फ्लोराइड हो जाएगा, बाकी जीनोन और बाकी एज इट इज होगा, ऑक्सी हो जाएगा जैसे फर्स्ट में था ऑक्सी, और यहाँ पे होगा आपका टेट्रा फ्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट है आपका XeO2F4, इसका नाम क्या होगा, जीनोन, ठीक है, डाई ऑक्सी एंड नेक्स्ट इज टेट्रा फ्लोराइड एंड लास्ट वन इज जीनोन ट्राईऑक्सी डाई फ्लोराइड, ठीक है। करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन है कि हम इनका जो फॉर्मेशन है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर चलते हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोराइड थे, जीनोन का फ्लोराइड XeF4 और XeF6, वो 2 इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम उनका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट उनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ XeF4 का और XeF6 का, तो वहां से हम कुछ ऑक्सी फ्लोराइड्स को बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं XeF4, इसके साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आऊं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ से देखो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ना, तो HF बेटा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो HF कितना बनेगा, मैक्सिमम 2HF बन गया। अभी 2 फ्लोरीन इसके पास अभी बचे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से प्लस करके XeOF2, ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड बच्चों हम लोग बात करते हैं XeF6, अगर इसका मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, बेटा देखो 2 फ्लोरीन दिख रहे हैं ना, सॉरी 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, 6 फ्लोरीन है, तो मैक्सिमम HF में इसको मैं H2F2 भी लिख सकता हूँ, बहुत बार लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, आप इसको HF इस तरीके से भी लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। यस, और बाकी यहाँ से आपका ये तो बन गया H2F2, तो हमारे पास कितने फ्लोरीन बेटा बचे हैं, अभी भी 4 फ्लोरीन हमारे पास बचेंगे, इधर से एक ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा XeOF4, ठीक है। देखो कितना इजी आंसर बन रहा है। नेक्स्ट अगर बच्चों में लेके आऊं XeOF4, इसका अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊं, तो देखो अभी हम लोगों ने XeO4 देखो ये देखा था XeOF4, अगर इसी का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो यहाँ से आपका क्या देखो HF बताओ मुझे, 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ H2F2, ठीक है, और इसको मैं 2HF करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और प्लस बेटा यहाँ से आपका मिलेगा Xe, ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन बेटा यहाँ दिख रहा है, एक ऑक्सीजन मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए ना, तो XeO2, इधर आपके 2 फ्लोरीन बचे हैं, तो XeO2F2, ठीक है। तो जनरली हम क्या ध्यान रखेंगे कि XeF4 या XeF6, ठीक है, इनका अगर मैं इनका बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं
तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया सभी को? इजी ट्रिक थी, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बच्चों, है ना, इजी क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मेशन वगैरह मैंने कल बताया था, लिविस एसिड लिविस बेस करेक्टर कल बताया था, फ्लोरेटिंग एजेंट की टेंडेंसी मैंने कल बताई थी, ठीक है, वो मैक्सिमम है, उससे चीजें बाहर नहीं मिलेंगी, उससे आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसकी तरफ। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है XeOF2, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपका डिजाइन होगा, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एलिमेंट क्या है बेटा, सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट आपका जीनोन है, तो जीनोन से बनाना स्टार्ट करो, तो ये बन गया आपका यहाँ से जीनोन। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 8 में से क्या है, 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं, एक ऑक्सीजन जोड़ना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पसंद, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो 2 शेयरिंग हो जाएगी यहाँ से डबल बॉन्ड। और फ्लोरीन के पास बच्चों क्या होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 2 फ्लोरीन है जोड़ लो, है ना, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। बाकी बच्चों आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अभी भी इसके पास, चेक करो, 1 2 3 4 तो हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, 4 बचे हैं, तो बाकी आपका लोन पेयर इस तरीके से क्लियर है। तो XeOF2 इसमें क्वेश्चन आए कि इसमें पाई बॉन्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने होते हैं, बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर में पूछता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, ठीक है, या पाई बॉन्ड्स कितने हैं। इसका शेप बेटा बॉन्ड पेयर तो इजी है, बॉन्ड पेयर में क्या है 1 2 3 4, 4 आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, राइट, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की बात करो 2 का मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर कितने हैं 2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं तो आपका आंसर 4 होगा, ठीक है। मैं पूछूं यहाँ पे इसका शेप क्या होगा, व्हाट इज दिस शेप, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं बच्चों इसके ऊपर, शेप क्या होगा आपको दिख रहा है, टी दिखता है बेटा अल्फाबेट में इस तरीके से, है ना, टी फॉर ट्री होता है ना, बिल्कुल सही। तो मतलब इसका जो शेप क्या होगा टी शेप होगा, हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वही है ना, तो टी टी शेप आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इसका हाइड्रेशन जरा कोई बताए मुझे, इसका हाइड्रेशन क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम डबल बॉन्ड में से सिग्मा काउंट करते हैं, राइट, यस, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, 5 है 6 5, बिल्कुल सही, बहुत बच्चों ने आंसर किया है, sp3d बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, sp3d बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब वैसे भी कल वाली थ्योरी पता है क्या है, कल वाली थ्योरी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो बच्चों आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले से कैसे निकालना है मुझे नहीं पता कि सर यहाँ पे इसका क्या होगा, तो XeOF2 तो पता है ना, बस तो कल जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना उसको एक बार मैं फिर से अप्लाई करना आपको बताता हूँ, मैंने बोला था XeOF2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, क्या होगा, सीधा हाइड्रेशन बताना है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं विदाउट स्ट्रक्चर आपको ने, तो फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हो जो कल भी मैंने बताया था। तो क्या बताया था 1/2 ब्रैकेट में जीरोन के पास कितने बड़ा सेंट्रल यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8, राइट, याद करो फॉर्मूला। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम बच्चों कितने हैं 2, तो +2 हो जाएगा, चार्ज ना तो कैटाइन पे नहीं चार्ज एनाइन पे है, तो वो सारा का सारा 0, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 5, तो n = 5 का मतलब सीधा होगा sp3d, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, सीधा बैठाओ कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल आंसर सही बनेगा। अच्छा अब बात करता हूं मैं सेकंड मैंने यहां से लिया है XeOF4, सॉल्व करो इसे, मैंने बोला बेटा XeOF4 निकालो जरा, ये जीरोन का ऑक्सीजन एसिड्स है, हाँ क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका शेप क्या होगा, ये क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से भी हेल्प लोगे तो भी आंसर बन जाएगा बच्चों, सीधा एन निकल के आ जाएगा 1/2 8। मुझे बताओ कितने बेटा मोनोवैलेंट है 4, ये 4 देखने हैं फ्लोरीन मोनोवैलेंट 4, और बाकी प्लस माइनस आप 0 0 कर लो, कोई चार्ज तो है नहीं कैटायन आयंस पे, बस सीधा आंसर कितनी जल्दी आ रहा है। स्ट्रक्चर बनाने में सोचना पड़ेगा आपको, इसे बनाने पे सोचना पड़ेगा डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाऊं, फिर काउंट करना पड़ेगा फिर बताना पड़ेगा। यहाँ तो भाई कितनी जल्दी निकल रहा है, तो मुझे टाइम शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना नीट के एग्जाम के अंदर, भाई नीट का एग्जाम डिफिकल्ट है नहीं, एक्चुअली में डिफिकल्ट क्यों बन जाता है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से।
जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते ना, उनका एग्जाम ओबियसली ऊपर जाता है, बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होते हैं। जेई के क्वेश्चन टफ होते हैं लेकिन टाइम बहुत होता है, इसलिए जेई के एग्जाम मैक्सिमम बच्चे निकाल लेते हैं बहुत इजीली। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके में टाइम कम है, तो जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट करता है वो इजिली 160 प्लस या 170 प्लस इजिली स्कोर कर लेता है। बिल्कुल यही मुझे करना है, ठीक है, टाइम को बचाना है। इधर टाइम बचाना है केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस में बायोलॉजी में लगाना है, बायोलॉजी से टाइम बचाना है तो आपको फिजिक्स में लगाना है, ठीक है। अगर फिजिक्स में कुछ इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं फटाफट करो उनको, बच्चों टाइम को दूसरी जगह लगाओ, यही करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी के चक्कर में कुछ इधर मैंने केमिस्ट्री कुछ गलत कर लिया, बायोलॉजी कुछ गलत कर लिया, उधर लगा दिया टाइम, ऐसा नहीं है। तो वो ध्यान से करना पड़ता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सब चीज प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ से कितना हो गया, 6 हो गया ना, और 6 का मतलब हो गया बेटा sp3d2, सीधा आंसर हो गया। बाकी बना लो इसका स्ट्रक्चर, कोई तो डाउट नहीं है। हाँ स्ट्रक्चर बेटा कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर तो इजी था। ये हो गया आपका यहाँ पे जीनोन, फोर फ्लोरीन है ना, यस, वन टू। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आपको पढ़ने को जरूर मिलेगी। तो वहां पे मैं पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और इसके ऊपर लेक्चर्स भी हैं बेटा, अभी करंटली कुछ लेक्चर्स मैंने बनाए थे। एक बच्ची है दीप्ति, उसको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, तो उस पर कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो, और ये आपका यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप का, देखो पहले स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है, चारों फ्लोरीन आपके एक ही जगह दिख रहे हैं, तो दिस इज स्क्वायर। और जो लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा आपका XeO3, ठीक है। जरा इसका देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये भी देखो आसान है, आप फॉर्मूले से फॉलो कर सकते हो, सीधा निकाल सकते हो। 1/2 के एन की वैल्यू कितनी हो गई, 8 आपके जीनोन के, प्लस कोई आपके मोनोवेलेंट है नहीं तो आपका सब कुछ 0 0, यहाँ पे -0 चार्ज वगैरह कुछ है नहीं, कैटायन पे 0, तो यहाँ से आ गया बच्चों 4, और 4 का मतलब सीधा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, sp3 टेट्राहेड्रल है ना। बाकी बना लो फिर इसका स्ट्रक्चर। भाई ये जीनोन हो गया, टेट्राहेड्रल में पता ही है आपको, हाँ बिल्कुल सही, डी पाई पी पाई बॉन्ड, यस, हाँ वो देखना है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। अच्छा देखो, तो यहाँ से क्या होगा, इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, एक आपका यहाँ से लोन पेयर, ठीक है, ये बन गया sp3 हो गया। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हो जाएंगे वो निकाल सकते हो, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, वो सारे के सारे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसका बच्चों बात करते हैं XeO4, XeO4, तो वहां पे क्या करना है, 4 ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इजी है बिल्कुल, डायरेक्ट बन सकता है। बिकॉज ऑक्सीजन को बेटा क्या है, डबल बॉन्ड पसंद है, शेयरिंग स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट XeO4। बाकी निकालोगे तो ये कैसा आएगा, इट इज ऑल्सो sp3। आप चेक करो 4 सिग्मा दिख रहे हैं, बाकी आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। फॉर्मूले में क्या आएगा, 1/2 आएगा, ब्रैकेट में 8, कोई मोनोवेलेंट तो है नहीं, तो +0 -0 +0, चार्ज भी कुछ नहीं है, चार्ज की वैल्यू होती है, मोनोवेलेंट की होती है, तो सीधा आंसर कितना आ गया 4। तो चाहे किसी भी तरीके से निकालो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसी तरीके से मैं एक कंपाउंड और लूं यहाँ पे, XeO2F2, XeO2F2, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप कैसे, वो फॉर्मूले से भी फॉलो कर सकते हो, सीधा भी निकालो, लेकिन आप समझ, बहुत बार क्या होता है कि XeO2F2 दे रखा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्या है। आप सीधा भी, अगर सीधा हाइड्रेशन पूछेगा सीधा फॉलो करो। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 8, मोनोवेलेंट कितने हैं 2, बाकी चार्ज कुछ है नहीं तो -0 +0, इसको सॉल्व करो, 10 / 2 आंसर विल बी 5, और 5 का मतलब सीधा sp3d। अब sp3d जैसे आ गया ना तो बाकी कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएंगे फटाफट से, हाँ बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डी पाई पी पे आप निकाले डबल बॉन्ड, हाँ अब sp3d आ गया तो डी बता रहा है कि डी इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस फटाफट से निकालो, जीनोन और 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर सिंगल बॉन्ड, बिकॉज फ्लोरीन के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक ही चाहिए, राइट। बाकी आपको 2 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड हो, एन आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक बचा आपका वो लोन पेयर, ठीक है। ये बन गया हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर। बाकी इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें बेटा शेप क्या होगा इसका, बताओ जरा। आइसो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं सर, हाँ आइसो, हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइसो स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल मैं आपको क्विज में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, क्विज में प्रैक्टिस कराऊंगा इसी के ऊपर। आइसो स्ट्रक्चर्स है ना, उस पर क्वेश्चन आते हैं, पहचानने को आते हैं, मैं बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग को रिलेट करते हैं, तब वहां से क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ ये क्या दिख रहा है, सीसॉ, बिल्कुल सही है, दिस इज सीसॉ,
ठीक है, सीसो तो पता है ना बेटा, सीसो सभी को पता है। ठीक है, क्या कि यहाँ पे देखो, ये ऊपर एक स्टैंड है और नीचे यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, इसको घुमा लो पकड़ के ऐसे। ठीक है, एक को यहाँ बैठा दो इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो कोई लड़का बैठा है और इधर कोई लड़की बैठी हुई इस तरीके से। ठीक है, ये नीचे जा रही है, ये ऊपर आ रहा है, फिर ये जा रहा है इधर और ये इधर आ रहा है। सीसो तो किया होगा ना, तो बगल वाला पार्क है वहां पे जाके, चलो जाना मत। ठीक है, चलो, तो हम लोग बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक। तो आपके सामने बच्चों यहाँ पे डी ब्लॉक। ठीक है, यस, यहाँ पे आपकी पीरियोड टेबल का वो एक सेक्शन है छोटा सा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे एलिमेंट्स और हमारा ग्रुप, उसको एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी एंड सेवन, एट्थ बी, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ से बताया था मैंने, इधर से स्टार्ट करना है यूं, फिर ऐसे घूम जाना है पूरा का पूरा। ठीक है, यही सीक्वेंस था। ओके, इसमें शायद किसी बच्चे ने मुझे टेबल भी दिखाई थी कि सर वो हाँ, किसी बच्चे ने कहा कि सर वो पीरियड टेबल में कुछ मिस्टेक्स थी, है ना, वो एरर मैंने बताया था। ठीक है, वो एरर था, लेकिन बाकी यहाँ से आपको दिख रहा है कि बेटा स्टार्टिंग कहाँ से कर रही है अपन को, यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ पे मूव करना है, फिर यहाँ से पूरा टर्न लेके हमें यहाँ तक पूरा का पूरा थर्ड बी, फोर्थ बी एंड यहाँ तक फिनिश करना है। ठीक है, पीरियड टेबल बात कर रहे हैं, डीएनएफ ब्लॉक पे आ चुके हैं बच्चों। देखो तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। चलो ना, इसके हम इजी ट्रिक पे आते हैं, इसकी इजी ट्रिक पे आते हैं। एक बार याद करते हैं वो पुराने दिन याद कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। देखो बच्चों, मजा आएगा बिल्कुल आपको। देखो मैंने बोला था ना कि अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद यहाँ जाना है, फिर पूरा टर्न लेना है। तो याद करते हैं अपन, मैंने बोला था ना, एससी स्कैंडियम से साइंस, टीआई से टीचर, ठीक है, वी से बच्चों विनीता, सीआर से बच्चों कृपला, ठीक है, एम एन मतलब मन, एफ ई मतलब फेंको, फेंको ना, और फेंको, को में आ गया, कोबाल्ट आ गया। ठीक है, नहीं आपका एन आई नी नहीं कर सकते हैं, क्यों, और लास्ट में जिंक है, क्यों मतलब कॉपर स्लेट कर सकते हैं, और जान है। या फिर मैंने ये भी बोला था आपको इजी ट्रिक, न्यूमेरिक्स है सिर्फ याद करने के लिए, और बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आया था ये उस समय। कुछ बच्चों ने बताया भी था, खतीजा कुछ नया बताओ, आपने कुछ तो बताया था, कुछ बच्चों ने, इंद्रांत ने भी कुछ बताया था। हाँ, तो देखो इसको हम एक बार देखते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको क्यों जान है। या फिर मैंने बताया था क्यों जान जलाते हो, ये भी बताया था ना मैंने, क्यों जान जलाते हो, हिंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, यस, थोड़ी राइटिंग इस तरीके से समझ में आएगा आपको, क्यों जान जलाते हो, ये भी मैंने बोला था। एक टीचर है विनीता कृपलानी, ठीक है, ये लॉजिक बैठ रहा है, मुझे सिर्फ एलिमेंट को याद करना है बच्चों। करेक्ट, यस, फटाफट बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये याद हो गया होगा, यही इजी ट्रिक थी बिल्कुल। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड ट्रिक पे। जो सेकेंड बच्चों ये था, जरा याद करो पुराने दिन ऑफलाइन वाले सेशन, उसी को थोड़ा दोबारा आपको याद आ जाएगा अच्छे से। बेटा एट्रियम, जिरकोनियम, निबोबियम, ठीक है, नेक्स्ट इज मोलिबेडनम, नेक्स्ट इज टेक्नीशियम, रुथेनियम, है ना, रोडियम, ठीक है, नेक्स्ट इज पैलेडियम, नेक्स्ट इज सिल्वर, यस, लास्ट इज कैडमियम। इजी है बच्चों, तो जरा याद करो इसे, मैंने पढ़ाया था ना। याद देखो यहाँ से, यारी जरा निभाना, है ना, याद हो ना, यारी जरा निभाना, फ्रेंडशिप, है ना, दोस्ती, अच्छे दोस्त, ठीक है, बहुत जरूरी है, हमेशा अच्छे दोस्त बहुत जरूरी है बच्चों लाइफ में। ठीक है ना, बिल्कुल, यारी जरा निभाना। एमओ मतलब मौत, यहाँ से टीसी तक, है ना, आर यू रुकावटें, और रोडियम से बेटा रह, और मैं, ये पूरा एक टर्म है, देन आपका पढ़े तो आग में कूद जा। ठीक है, ये सिर्फ एक बेटा यहाँ पे न्यूमेरिक्स है, याद करने का तरीका यही मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो बताओ न्यूमेरिक्स याद हो रहा होगा, और प्लीज बच्चों एटॉमिक नंबर भी आपको इजी है, बहुत ही समझ में आ रहा होगा, एलिमेंट के नाम भी जरूरी है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, है ना, रोडियम। आई नो कि आप बायोलॉजी में इतने जबरदस्त वर्ड पढ़ते होगे, ये तो केमिस्ट्री है, बहुत ही इजी इजी शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि सीरियसली मतलब बायोलॉजी के शब्दों को मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बहुत बार फंस जाता हूँ। ठीक है, कभी कभी देखता हूँ तो। अच्छा नेक्स्ट बच्चों देखेंगे यहाँ से, ये आपको यहाँ से जो देख रहा है होपमियम, यस, यहाँ से तो मैंने पढ़ाया था, जरा याद करो।
इसका सीक्वेंस क्या था? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा बच्चों? अरे भाई लेंथनम था कि नहीं था? इसको क्यों छोड़ दिया? लेंथनम ही तो लिखना पड़ेगा। लेंथनम बच्चों कितना होता है एटॉमिक नंबर? 57। क्या सभी को पता है 57? 57 के बाद बच्चों बीच में सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? एफ ब्लॉक के अंदर, राइट? डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, ये 71, 57 से लेके 71 तक। फिर 72 से कहानी स्टार्ट होती है आपकी नेक्स्ट सीरीज की। ठीक है, यस। तो यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो, ला, ला का एल ए, ला हफ्ता बरना रे, ठीक है, उस इरिटेटिंग पोपट मतलब यार बहुत ही अच्छा है, आपको मजा आएगा। ला हफ्ता बरना रे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और होगा पागल। ठीक है, यही तो लिखा है, ला हफ्ता बरना रे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और होगा पागल। मैंने कुछ और भी बताया था, ठीक है, वो भी आपको पता होगा। ला हफ्ता बरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। मैंने पूरा देना इस तरीके से, तो आप ऐसे याद कर लो, बिल्कुल। ठीक है, यस। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, चलो। तो बच्चों यहां से हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो सामने, ये देखो, n-1 डी 1 से 10। ns बच्चों जो है ना, हम ns ये लिखते हैं, ns 0,1 और 2 लिख सकते हो इस तरीके से। हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, बहुत जगह जीरो को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब एक क्वेश्चन है कि सर जो जीरो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम पहले 3D सीरीज के बारे में बात करेंगे, 4D के बारे में बात करेंगे, 5D के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारी के सारी सीरीज के बारे में। तो इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक, जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है अभी देख लें। ठीक है, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज दिस, द n-1 डी स्टैंड फॉर इनर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो n-1 डी लिखा है ना बेटा, ये n जो है ना, n इज अ प्रिंसिपल कांटूर नंबर, समझ में आता है ना? उसके जस्ट एक पहले वाला, तो वो इनर सेल्स में आएगा। तो इनर डी ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ा था हम लोगों ने, इसी के ऊपर थ्योरी थी पूरी। व्हिच में है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज डी के पास इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम जा सकता है। एंड द आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल में है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट यहां से बात कर रहे हैं, वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 डी एंड ns ऑर्बिटल। फर्दरमोर, half and completely filled set of orbitals are relatively more stable। ठीक है, ये भी कहानी आपको पता है, पूरी की पूरी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया था। अब इसमें जो एक्सेप्शन वाले पॉइंट हैं, वो आपका यहाँ पे क्रोमियम आता है। क्रोमियम के बारे में बताया भी था बच्चों, रूल्स डिस्कस किए थे, है ना, रूल्स आपको बताया था। तो क्रोमियम में होता क्या है, अगर आप जनरल ट्रेंड की बात करो, तो मुझे बताओ जरा, फटाफट से बोलो, मैं पूछ रहा हूँ स्कैंडियम, स्कैंडियम का कन्फ्यूजन कौन बताएगा मुझे? चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, स्कैंडियम कन्फ्यूजन कितने बच्चों को पता है? बताओ जल्दी से, रेजोनेंस प्लीज। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, यस, 21 एटॉमिक नंबर। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? क्या होगा बच्चों? अगर मैं नोबल गैस की हेल्प से बोलूं तो भी आपको पता होना चाहिए, और जनरली हम नोबल गैस की हेल्प से फॉलो कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे आर्गन आ जाएगा। भाई 21 एटॉमिक नंबर होता है ना, 21 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो आर्गन में यहाँ पे आ जाएगा। बचे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। अरे 3 ही तो बचेंगे ना, तो 3 को यहाँ पे फिल कर दो, बिल्कुल सही, 18 हो गया ना यहाँ पे। और ये जस्ट ऊपर वाला पीरियड का है, ठीक है। और बचे यहाँ पे क्या, तो यहाँ से आप मैंने बताया था, यहाँ से ये इधर आ जाओ जरा, n-1 d 1 से 10 ns 1 2 किस पीरियड का है वो नंबर आएगा। तो किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, सीढ़ी ना, थर्ड पीरियड का। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि फोर्थ पीरियड का है, थर्ड का क्या फोर्थ का है? थर्ड पीरियड में थोड़ी नहीं होता है, फोर्थ पीरियड में होता है, तो फोर। इसलिए n इक्वल, हाँ, n इक्वल टू 4, बिल्कुल सही, n इक्वल टू 4 आएगा। तो n की वैल्यू में 4 पुट करूंगा, तो आपका 4s कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ फिल होंगे? इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ फिल होंगे बताओ बेटा? 4s2 में। 4s2 में। हाँ सर, एंड देन वो 3D में जाएंगे। देखो देखो, बिल्कुल, यहाँ से एनर्जी वाले ट्रेंड पूरे वो याद करो जरा। यहाँ से ये 4s मिलेगा, यहाँ से 3D 1 होगा, तो 4s में इलेक्ट्रॉन्स 2 पहले फिल कर दिए जाएंगे, देन उसके बाद आपका 3D में। क्योंकि जब एनर्जी एनर्जी के सीक्वेंस में हम लोग बात करते हैं, आपको अगर पता होगा कि यहाँ पे बैलेंस सेल कौन सा है, वो लॉजिक बताया था,
तो जब एनर्जी के ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी बताओ जरा, 4s के पास एनर्जी कितनी होगी, 4 + 0 n + l, 4 यूनिट एनर्जी होगी। इसके पास एनर्जी क्या होगी बेटा, 3 + d। डी की बात करते हैं तो एल की वैल्यू कितनी होती है डी के लिए, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। हाँ बिल्कुल सही, तो 5। तो एनर्जी अधिक किसकी बच्चों, 3d की। बात समझ में आ रही है, 3d की एनर्जी क्या है अधिक, 4s से। इलेक्ट्रॉन्स पहले कहां भरे जाएंगे बच्चों, अरे पढ़ना आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से पहले 4s में 2 भर जाएंगे, फिर 3d में पहुंचेंगे। लेकिन मैं बैलेंस सेल पूछी तो फिर कौन सा, 4s, बैलेंस सेल कौन सा, 4s। बिल्कुल सही। जब मैं इसे आयोनाइज करूंगा, इलेक्ट्रॉन से निकालूंगा, मैं बात समझो, जब मैं स्कैंडियम को आयोनाइज करूंगा, इलेक्ट्रॉन से निकालूंगा, बिकॉज ये मेटल्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेगा। तो उस केस में यहाँ पे आपका जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से निकलेगा, आपके 4s से निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कंफ्यूजन भी डिस्कस किए थे, तो पुरानी बातें हैं, इसको मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझ में आएगा। टाइटेनियम इजी है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं, 3D की फीलिंग होती है कंटिन्यूअस, 3D को ही फिल करना होता है, एस में बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, उस हिसाब से शिफ्ट किए आते हैं। तो हमारे पास एक था क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम के ऊपर आता है, क्रोमियम के ऊपर आता है बेनेडियम आता है। तो बेनेडियम का कन्फिग्रेशन क्या था, बेनेडियम कन्फिग्रेशन क्या था बेनेडियम का, बताओ जरा मुझे, 23 एटॉमिक नंबर। हाँ, क्या कन्फिग्रेशन होगा, आर्गन हो जाएगा, और 3D क्या होगा, 3D 3, और 4s क्या होगा, 2 होगा। 4s 2। ये तो होगा, इजी है। अब आते हैं क्रोमियम पे, तो क्रोमियम के अंदर क्या होगा, 24 एटॉमिक नंबर। तो क्रोमियम के साथ आपकी 3D4। कहानी है, क्या मैं 3D4 4s2 लिखूं, बताओ मुझे, नहीं, मैं वो क्या s का करूंगा, उधर एक जाए। 3D4 जो है ना, हाँ, बस उसको मैं स्टेबल कर दूंगा, वो हाफ फील्ड वाली कहानी, इसको मैं स्टेबल कर दूंगा। 3D4 से बेटर है 3D5, तो वो 4s से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 4s से पड़ोसी से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3D5 बन जाएगा, 4s 1 हो जाएगा। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D5 4s 1, जो आपको लिखा भी है। ठीक है, इसके बाद आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर, एक कॉपर एक्सेप्शन होता है। तो कॉपर के साथ भी यही कहानी है, आपकी हाफ फील्ड फुली फील्ड वाली कहानी। तो निकल जैसे इसको ऊपर आता है, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल में 20 एटॉमिक नंबर 28, और कन्फ्यूजन क्या होगा, आर्गन हो जाएगा, और आपका 3D कितना होगा निकल के लिए, 3D 8 हो 8 जाएगा, होगा। और 4s 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, तो ये बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन से लेगा कि 1 लेगा, 4s क्या होगा, 4s 2 ही होगा ना, बताओ मुझे, हम निकल की बात कर रहे 3D9 हैं। होगा कॉपर का। निकल, पहले निकल, निकल की बात कर रहे हैं, तो आर्गन होगा, 3D 8 होगा, और 4s 2 होगा, बिल्कुल सही है, यही होगा, है ना, निकल का। निकल के बाद कॉपर आएगा, और कॉपर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन आ जाएगा, और 3D क्या हो जाएगा, वो 9 होना चाहिए था, 9 से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पीछे से ले लेगा, तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 4s 1 बचेगा। ये कंफ्यूजन होगा, वो लिखा भी है। ठीक है, यस, ये आपका यहाँ से इनकरेक्ट। यस, नेक्स्ट आप यहाँ से टेबल देख सकते हो। यस, एक बार ऑब्जर्व कर लो अच्छे से। ट्रांजिशन element is defined as one which has incompletely filled d orbitals in its ground state, ठीक है, और in any one of its oxidation state। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो, ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आपकी 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज आपको दे रखी है। इनमें से आपका जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, तो क्रोमियम मैंने जस्ट अभी बताया, इधर कॉपर, जिंक में बेटा फुली फील्ड होता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आपकी 4D सीरीज में जो चेंज है, ठीक है, पैलेडियम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिंक से भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, और इधर मरकरी है, और आपका प्लेटिनम है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। और लास्ट में है, लास्ट वाली सीरीज, इसका भी कंफ्यूजन डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन है, आपको ये रिवाइज होगा, जो पिछले हो चुका है उसी को। तो यस, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे, इवन दो ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पैलेडियम, ठीक है, एन कॉइनेज मेटल बिहेव एज स्टैटिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एज इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव इनकम्प्लीट d orbitals। नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12 have fully filled D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state and hence are not regarded as transition metals। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां से ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स और
जो हमारे डी ब्लॉक मेटल्स हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, किस पॉइंट पे डिफरेंस आता है कि जब हम बात करते हैं कॉइनेज मेटल्स अलग हैं, ठीक है। कॉइनेज मेटल्स में कौन कौन सी मेटल्स आते हैं हमारे, कॉइनेज मेटल में कौन कौन सी मेटल्स आते हैं, बताओ बच्चों। कॉइनेज में कौन, वो सीरीज वो आपको ग्रुप वाइज पता होगा, ठीक है। कॉइनेज में मैंने बताया था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आते हैं ना, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और इसके नीचे वन वन वाला एटॉमिक नंबर वाला आता है, वो भी है, ठीक है। अन अन एम करके उसको बोलते हैं लास्ट में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बताओ मुझे। यस प्लीज बच्चों आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, यस। बाकी यहाँ से np6 आ गया है, ये तो क्वेश्चन से डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो n-1 d1 से 10 ns0 np, और लास्ट में आपका यहाँ पे n-1 आपका nd लिखा है, लेकिन nd नहीं, वो तो आपका d इनर होता है ना, तो d इनर होता है तो n-1 d, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो n-1 d यहाँ नहीं दिख रहा है और ऊपर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बट यहाँ पे आपका ns 0 से 2 लिखा हुआ, राइट बच्चों। ns हमारा 1 भी तो होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक, यहाँ पे लिखा है उन्होंने आर्गन और ये लिखा है बेटा 3d6, बताओ जरा, ठीक है। आयंस के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है आपको, एटॉमिक नंबर हेल्प के लिए दे रखा है बेटा, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट 27, निकल का 28। यहाँ पे निकल +3 है, Mn +3 है, मैग्नीज आयरन +3 है, कोबाल्ट +3 है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स आपको हर जगह से निकालने हैं, जल्दी से निकालो और आंसर बताओ मुझे, ठीक है। अच्छा बेटा निकल 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 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बस उसी फोकस करो। निकल का जनरल मैंने 28 बताया था, एटॉमिक नंबर इज 28, करेक्ट है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन हो जाएगा, और क्या होगा बेटा 3d8 होगा, दिस इज 3d, राइट, 3d8 होगा, और 4s बच्चों 2 होगा, जो ऑलरेडी आपको दे भी रखा है, देखो ये देखो है ना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई करो ध्यान से, आपको निकलना से 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो कहां से, पहले एस से निकालो 2, बिल्कुल यही तो इंपॉर्टेंट है, एस तो बाहर आएगा ना, उससे पहले निकालो भाई। अगर आप बात कर रहे हो तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो n = 1 ऑर्बिट, 2 3 n आपका 4, इस तरीके से। तो 4 से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, एक निकाल दो वहां से, तो 3d7, इसका 3d7 होगा, ठीक है। मुझे 3d6 को टिक करना होगा, यहाँ से निकालेंगे 3, तो s से 2, एक यहाँ से 3d4 हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा, मुझे 3d6 चाहिए, तो 3d5 यहाँ से मिलेगा, निकालेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 2s, 2 आपके 4s से, एक आपका 3d से। यहां से निकालेंगे तो s से 2 निकल जाएंगे, d से 1, 3d6, तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, कोबाल्ट। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्यों बेटा, उसने उसने ये पूछा है ना 3d6 होना चाहिए, 3d6, 3d5 नहीं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ना, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, 26 होता है, राइट। आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, और उसमें एक्सेप्शन नहीं होता, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रूल्स नहीं है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स दैट डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, डज नॉट बिलोंग है ना, कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग नहीं करता है, तो आंसर तो दिख रहा है सर, सिल्वर। सिल्वर कहां से बिलोंग करता है बताओ जरा, या सिल्वर इजी, यस यस, सिल्वर। यट्रियम भी पढ़ाया था, यट्रियम, जिरकोनियम, निबोबियम पढ़ाया था ना, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, होता कि नहीं होता है, 4d सीरीज, 4d, राइट। हाँ बाकी सब तो 3d से एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया है। अच्छा अब इसके बाद बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, n-1 d10 ns2 इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसका होगा। अभी कॉइनेज मेटल्स पे बताया भी थोड़ा सा, लेकिन आप फिर से यहाँ बताओ, मैंने बोला है आयरन का, कॉपर का, निकल का, तो आयरन कॉपर निकल का एक ग्रुप के एलिमेंट है, ये भी देखना जरूरी है। ये जो मैं बता रहा हूँ क्या आयरन कॉपर निकल
क्या एक ही ग्रुप के हैं? नहीं। हाँ, पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में तो आपको होगा। ये तो मैंने बोला है कि कौन से आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं ग्रुप में जो दे रखे हैं इस तरीके से सीक्वेंस में दे रखे हैं, 3 3 के आपके यहाँ पे ट्रेड्स के साथ, कि जिनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये फॉलो करना चाहिए, n-1 d10 और ns2। तो कौन सा 12th फुली फिल्ड है बेटा? क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? एक बार में दिख जाएगा कि सर d10 है, ns पूरी तरीके से फुली फिल्ड है। तो कौन सा ग्रुप याद करो बेटा, सेकंड बी। याद है ना सेकंड बी? फर्स्ट बी वाला कौन सा होता है, जरा बताओ मुझे। फर्स्ट बी जल्दी से। 11th वाला, जिसको हम 11th बोलते हैं, 11 बोलते हैं, वो फर्स्ट बी वाला। इसमें कौन कौन आता है? कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, मैंने बोला था अभी, ठीक है। और अगर मैं सेकंड बी की बात करूं तो कौन सा आता है? जिंक आता है, एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। नेक्स्ट कैडमियम आएगा, नेक्स्ट मरकरी आएगा, मरकरी का 80 एटॉमिक नंबर होता है। बिल्कुल याद कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा होगा कि भाई पूरी तरीके से फुली फिल्ड वाला, तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है। यस। नेक्स्ट, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24। एक बार क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसके हम बाकी जो चीजें डिस्कस करूंगा, इसके कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह। यस, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिरकोनियम। तो सॉरी, यहाँ क्रोमियम का पूछा गया है, Z इज इक्वल टू 24 है। जरूर 24 का तो निकलना आता है यार, बिल्कुल इजी है, पूरा पूरा पूछा गया। आप पूरे पूरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए भाई। Z इज इक्वल टू 24 याद होगा आपको बच्चों। कितना स्कूल याद है ना? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल एंड डीपीएस, ये तो याद होगा। सीक्वेंस उसी तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो, पहले ये दिख रहा है स्कूल, देन पब्लिक स्कूल। बस यहाँ ध्यान देना कि पब्लिक स्कूल में जो 4S वाला वो पीछे जाएगा, 3D पहले होगा। ये जिरकोनियम की कहानी है, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्रेंड तो वही है कि यहाँ पे ये वाला एस क्या हो जाएगा, 1 आउट हो जाएगा, इसके लिए 2 होगा। नेक्स्ट पी पहली बार पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। एस यहाँ पे 2 हो चुका है तो ये 3S हो जाएगा, है ना। पी आया है तो पी आपका यहाँ पे 2 हो चुका है, 3P हो जाएगा। एस 3 हो चुका तो 4S हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके साथ कहानी क्या होगी? तो डी पहली बार है तो 3 आ जाएगा। पी आपका आ रहा है, पी यहाँ पे 3 हो चुका तो 4 हो जाएगा। एस आपका यहाँ से 5 हो जाएगा। डिपेंड पेन रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो और फिलिंग करने के साथ यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। हो गया आपका आंसर। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी आप आंसर निकाल सकते थे, वो भी एक इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन? बताओ मुझे, आयरन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? बताओ बच्चों, आयरन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा इन सभी में से? बताओ बताओ जरा। अरे भाई, आयरन 26 होता है एटॉमिक नंबर, सिर्फ फिलिंग करनी है आपको। तो हमें क्या दिखता है आयरन का? मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होता है, आर्गन होता है। और 3D कितना होता है? 3D 5 के बाद 3D 6 आएगा, राइट। 3D 6 बैठेगा और आपका 4s2 होगा। चेक करो, 3D 6 4s2, 3D 6 4s2। यार यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता। देखो पहले वाले में 3D 6 4s2 नहीं मिल रहा, यहाँ पे 3D 6 4s2 मिल रहा है। एटॉमिक नंबर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी 3D 6 नहीं है, मतलब ये कैंसिल। आंसर आपका बी ऑप्शन आया सभी का, ठीक है। लास्ट से भी निकाल सकते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, देयरफॉर दे आर शोइंग ऑल द मेटेलिक प्रॉपर्टीज। लाइक जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे बच्चों, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है आपका मेटेलिक लस्टर, स्ट्रॉन्ग एंड आपका डक्टाइल नेचर, ठीक है। ये इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स की। नेक्स्ट जो बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में ही, द d ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोजेक्ट टू द पेरिफेरी, मतलब बाउंड्री, ठीक है, ऑफ द एटम। क्योंकि ये डिफ्यूज्ड होते हैं, बिगर साइज के होते हैं, ठीक है, मोर देन अदर ऑर्बिटल्स लाइक S and P। They are more influenced by the surrounding as well as affecting the atoms or molecules surrounding them and leads to complex formation with a variety of ligands, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो, ये जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया है बेटा, आपका D है, यहाँ पे आपका S ऑर्बिटल है। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका, देखो अगर मैं P के बारे में बात करूँ तो P क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है डंबल शेप में। तो ये डंबल शेप में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये क्या है आपका P, और ये क्या है आपका यहाँ से D। तो डी कुछ इस तरीके से आपके डिफाइन होते हैं। डी में आपके 5 होते हैं, dx बाई डी बाई जेड, dx जेड, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर, और डी आपका जेड एक्स, ठीक है।
यस, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के पीछे रीजन आपका ये भी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा यहाँ पे इनके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ से लिगेंड्स बेटा एक्सेप्ट होते हैं। बताऊंगा इनके पीछे कहानी। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, with partially filled d orbitals. These elements exhibit certain characteristic property such as display of varieties of oxidation state and formation of colored ions, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड होंगे, तो अनपेयर्ड होने की वजह से यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर भी दिखाई देंगे। अब एक क्वेश्चन है कि अभी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में जो बात कर रहा हूँ, पहले इसके बारे में फिर क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इसके ऊपर एक दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो द ट्रांजिशन मेटल्स, ये जो प्रॉपर्टीज है स्टेज बाय स्टेज है, लाइन बाय लाइन है, इनको एज इट इज पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आल्सो एक्सिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो वहां पे जिंक, कैडमियम, मरकरी, डिफरेंट कॉपर वगैरह आते हैं, उनका यूज करते हैं, ठीक है। The transition metals, with the exception of zinc, cadmium, mercury, are very much hard and they have low volatile nature. Their melting and boiling points are high. जैसे हम लोग निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह यूज करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बेटा किसमें, सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट, यस, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई। तो on moving from left to right, extra protons are placed in the nucleus and the extra electrons are added. The orbitals electrons sealed to the nuclear charge incompletely, है ना, जिसको बोला था हम लोगों ने, यहाँ पे पुअर शील्डिंग होगी, ठीक है, डी इनर आ जाएगा। Thus the nuclear charge attract all the electrons more strongly, मतलब जो आउटर मोस्ट हैं, जो आपके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट किए जाएंगे, बिकॉज डी आपका पुअर शील्डिंग करता है न्यूक्लियस के साथ। Hence the कॉन्ट्रैक्शन इन देयर साइज ऑकर, तो इसलिए यहाँ पे होता है डीटी कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बार यहाँ पे आप एक बार देख लो वैल्यूज, ये एनसीईआरटी की टेबल है, हम इसको पढ़ रहे हैं, देखो लाइन बाय लाइन। द रेडियाई ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर आर वेरी क्लोज टू वन अनदर बिकॉज, क्योंकि द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एडेड इंक्रीजेस द रिपल्शन बिटवीन, इसके कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ आपको मैं यहाँ पे याद दिला रहा हूँ और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बैठ जाए। Between the electrons and counterbalance the increased nuclear charge on the outer electrons 4s. Second, as a result of this, the size of atom does not change much in moving from chromium to copper. And for zinc, this repulsion even dominant. The nuclear charge so size slightly increases. जैसे यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में मैंने बताया था, स्कैंडियम का 114, टाइटेनियम का ये देखो ये है, वेनेडियम का आपका यहाँ पे है, तो मतलब पहले वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यूअस आपकी डिक्रीज हो रही है, और फिर इन तीनों का बच्चों बैठ रहा है लगभग बराबर, ये फिर आपका यहाँ से फिर धीरे से वैल्यू आपकी यहाँ पे इंक्रीज, फिर देखो वैल्यूज आपके यहाँ से यहाँ तक देखो आपकी थोड़ी सी वैल्यू में चेंज होता है, लास्ट में वैल्यू कर जाती है इंक्रीज। तो ये अगर आपको पता हो, ग्राफ मैंने यूं बनाया था, याद होगा, ये वाला ग्राफ याद होगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका पहले भी हो चुका है। अब यहाँ से आप ग्राफ को देख लो, ग्राफ आपको डिस्प्ले किया है मैंने, देखो ये आपका यहाँ से देखो, मैंने तीनों को एक साथ भी बताया था, अगर आपको पता होगा कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज को मैंने एक साथ डिस्प्ले किया था, वही देखो यहाँ पे बना हुआ है। और मैंने आपको ये बताया था कि सीरीज में कट होता है थोड़ा सा ऊपर, देखो तो नीचे वाली 3D सीरीज है, मैंने बताया था ऊपर देखो 4D और 5D में थोड़ा क्रॉस होता है, लेकिन 3D में कहीं कोई क्रॉस नहीं होता है बाकी सीरीज के साथ। तो देखो यहाँ से आपकी देखो ये जो कलर दिखाया गया यहाँ से आपका 3D सीरीज का है, नेक्स्ट 4D का है, रेड कलर से आपको 5D सीरीज डिस्प्ले की गई है, ठीक है। देखते हैं जहाँ पे आपके एफ्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे लेंथन वगैरह की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यस नेचर की वजह। अच्छा, लेंथन कॉन्ट्रैक्शन एक रीजन आता है कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, जो यहाँ पे ये देखो ये मैंने बताया था अलग से, स्कैंडियम वाला बताया था, स्कैंडियम, यट्रियम और आपका लेंथनम ये भी मैंने बताया था, और टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम इन सभी के साथ यहाँ से देखो ये आपकी 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। 4D और 5D सीरीज में से यहाँ से यट्रियम को छोड़ देना, यहाँ से लेंथनम को छोड़ देना, ठीक है। इनके साथ वही ट्रेंड बेटा फॉलो होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, ठीक है, स्कैंडियम, यट्रियम और आपका लेंथनम। लेकिन जैसे अंदर जाओगे टाइटेनियम, जिरकोनियम और आपका हॉफनियम, ये सारे के सारे अंदर जाओगे तो वहां पे आपका जो 4D सीरीज है, ये 4D सीरीज और आपकी जो 5D सीरीज है, इसमें 5D सीरीज का साइज श्रिंक कर जाएगा,
और उसका साइज लगभग 40 के बराबर हो जाता है, जिससे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा? लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ से 4f इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये ग्राफ है आपका, ग्राफ देख लो, ये ग्राफ देखो फाइनली यहाँ से इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? पहले ग्राफ यहाँ से यहाँ पे मूव किया, इस तरीके से इंक्रीज किया है, तो वही हुआ है। देखो पहले यहाँ पे आया, फिर वैल्यू इधर गई है, फिर आपका इंक्रीज कर गया है, ठीक है। बाकी ये इनका ट्रेंड देखो यहाँ पे लास्ट में क्रॉस करता है, यहाँ पे देख लो इसका 5D का इधर क्रॉस करेगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया है कुछ ग्राफ, जिससे आपको पहले वाली चीजें दिमाग में बैठी होंगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर पे। प्लीज बच्चों ध्यान देना, यहाँ से नीट पे क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखो बच्चों स्कैंडियम, स्कैंडियम की बात करते हैं, टाइटेनियम की बात करते हैं, वेनेडियम की बात करते हैं, क्रोमियम के बारे में बात करते हैं, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है। तो है क्या, उनको समझते हैं ध्यान से। सुनो बच्चों, जो स्कैंडियम है वो आपको HCP और BCC दोनों में मिलता है, बट BCC इसका क्रिस्टलाइन नेचर थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। ऑप्शंस डिपेंड अपॉन ऑप्शन, ऑप्शन कैसे दिया जाएगा वो आपको टिक उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। टाइटेनियम की बात करते हैं तो HCP और BCC दोनों फेज में आपको दिखाई देता है। वेनेडियम सिर्फ BCC मिलता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हाँ, लेटेस्ट स्ट्रक्चर क्या है सुन लो, लेटेस्ट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है बेटा, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारी पूरी बिल्डिंग है, आपका पूरा घर है, उस घर में एक लैटिस क्या है, एक छोटा सा पॉइंट, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा पार्ट जिसको मैं रिपीट करूं, मतलब लाइक रिपीटिंग यूनिट। लैटिस का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट। अगर मैं एक छोटी सी यूनिट को, जैसे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल को बार बार रिपीट करो तो ह्यूमन बॉडी आपके जनरेट हो। क्यूबॉइड नहीं बेटा, क्यूब, निरांत क्यूब, क्यूब होता है ना, क्यूब, क्यूब इंपॉर्टेंट है, क्यूब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड नहीं, क्यूब को फोकस करना है, ठीक है। तो जितनी भी लैटिस होती हैं, जैसे मैं बोलूं पूरे घर के अंदर बताओ बेसिक पार्ट क्या है, तो एक ब्रिक होगी, ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है। बहुत सारी ईंट लगा दोगे तो पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा एक सेल है, एनिमल सेल, ठीक है। उस एनिमल सेल को आप रिपीट करते जाओगे, टिश्यूज बनेंगे और इस तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा ऐसा माना गया कि जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं, जितने भी हमारे सॉलिड्स नेचर में प्रेजेंट हैं, वो सॉलिड का फॉर्मेशन, जैसे मैं बोलूं एनिशियल, जैसे बोलूं मैं एनिशियल के क्रिस्टल्स हैं, सॉलिड है, तो एनएस सेल के क्रिस्टल्स में एक छोटा पार्ट, एक ऐसा छोटा पार्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका लैटिस है। तो ये लैटिस बच्चों क्या होता है, क्यूब, क्या होता है, क्यूब। इस क्यूब को बार बार रिपीट करते जाओ, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसी से कंपेयर कर लो, वो पूरा क्यूब होगा, क्यूब टाइप का होगा, ठीक है। कमरे को क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मत मानो, क्यूब को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसमें क्या दिख रहा है, क्यूब के अंदर कितने फेस दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ। आप जिधर बैठे उसके सामने एक फेस होगा, एक आपके बैक साइड होगा, ठीक है, दो इधर हो जाएंगे, आपको लेफ्ट राइट में होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे फेसेस होते हैं, आप यहाँ पे बॉडी सेंटर्स होते हैं, फेस सेंटर्स होते हैं, एज सेंटर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन से जनरेट होते हैं। मैं सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन लेटेस्ट मतलब ये है एक रिपीटिंग यूनिट, जिसको बार बार रिपीट किया जाए, जिसको बार बार ऐड किया जाए, तो बच्चों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए, उसको बोलते हैं लेटिस। और इन लेटिस में आता है आपका कौन कौन सा है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की बात करते हैं तो कौन सा आता है बच्चों, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है जहां पे सिर्फ प्रेजेंट हो बच्चों क्या, कॉर्नर्स, और क्या प्रेजेंट हो, और कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। सेकंड मतलब कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, ठीक है। इसका आता है बेटा बॉडी सेंटर, तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, क्यूब होता है, लेकिन उसमें आपके कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे, किसी भी टाइप की बेटा यूनिट सेल हो, आपके कॉर्नर पे एटम जरूर होंगे, लेकिन बॉडी सेंटर ना बोला तो बॉडी के सेंटर पे एक और प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड BCC। मैं अगर बोलूं बच्चों FCC क्या होगा, तो FCC में एक क्यूब बना लो, क्यूब तो बनाना पड़ेगा, और उसमें कॉर्नर्स पे एटम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे, लेकिन नाम है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है, टोटल फेस कितने हैं आप कमरे में चेक करो बच्चों, 6 फेस, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, लेफ्ट राइट और आपके फ्रंट और बैक, तो टोटल आपके कितने फेस हैं, आपके 6 फेस हैं। तो एक एटम यहाँ पे हो जाएगा, एक इसके पीछे होगा, एक इधर होगा, लेफ्ट राइट, एक ऊपर नीचे, टोटल मिला के आपके यहाँ पे 6 फेस, तो 6 एटम और एक्स्ट्रा आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या भी इसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP बोलते हैं, FCC बोलते हैं, एक ही नाम है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्लोज क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों का मतलब एक ही है। फिर आता है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागन में बेटा, हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागन बनता है, और हेक्सागन कैसे बनता है वो देख लो। एक आपका इस तरीके से रिंग ऊपर बनेगा, जिस तरीके से हम हेक्सागन बनाते हैं, और इसको हम ऊपर से कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करो, यूं इससे कनेक्ट कर दो,
ठीक है, इनको इससे कनेक्ट करो इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर नीचे 2 लेयर्स होती हैं और आपका रिंग होता है 6 एटम्स का, और यहाँ पे आपके एटम्स कंबाइन ऊपर कर दो, 6 एटम ऊपर 6 एटम नीचे, बिल्कुल 3 एटम आपको यहाँ मिलेंगे, एक एक एटम आपको यहाँ मिलेगा, बीच में आपको 3 एटम्स मिलेंगे। ये आपका पूरा पेयरिंग होता है जहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका रैंक, जेड निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी के यहाँ पे जो शेप है उसके बारे में आपको ध्यान देना है कि मीडियम कैसा होता है, बीसीसी में पाया जाएगा। बीसीसी का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया था, बीसीसी का मतलब कि सारे के सारे एटम आपके कॉर्नर्स पे हो, और बच्चों कहाँ पे हो, बॉडी के सेंटर पे सिर्फ एक एटम हो, कॉर्नर पे तो सारे के सारे हो। तो आपका अब देखो ये समझ में आ रहा है कि जो बेनिडियम है ना, बेनिडियम का जो लैटिस है वो इस तरीके से पाया जाएगा। मतलब बेनिडियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज एक्चुअली बेनिडियम, समझ में आ रहा है। ऐसे कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं, सीसीपी। सीसीपी मतलब कोबाल्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कोबाल्ट का सॉलिड फॉर्म कैसा होगा, तो बच्चों कुछ यूं होगा। मतलब कोबाल्ट का सीसीपी या सीसीपी का मतलब क्या है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर का मतलब ये कॉर्नर्स हो गए हैं, सुन लो, कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये यहाँ पे एटम बिल्कुल प्रेजेंट होगा, बिल्कुल एटम कोबाल्ट प्रेजेंट है, 8 कोबाल्ट यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और बाकी 6 कोबाल्ट और होंगे बेटा, वो कहाँ पे होंगे, फेस पे होंगे। कहाँ पे होंगे, फेस के सेंटर्स पे होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो आपको बोलेगा कि बेटा हो सकता है कि आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे दे और बोले कि बताओ चारों ऑप्शन में से जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पता नहीं आपको कि कोबाल्ट सीसीपी में होता है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पेयर दे सकता है, कॉपर निकल इस तरीके से पेयर बना के दोनों सीसीपी के हैं, या यहाँ पे कोबाल्ट कॉपर के साथ दे सकता है, ये भी आपका सीसीपी में होता है, जिंक एससीपी में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक बार इस टेबल को प्लीज बच्चों ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है। विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी, मैंगनीज, इन ऑल द ट्रांजिशन मेटल हैव वन और मोर रेगुलर मेटेलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, द ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड हैव लो वोलेटाइल नेचर। एक्सेप्शन है आपका जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ये थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। तो मेल्टिंग पॉइंट का देखो ये ग्राफ है, वैसे मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस आता है नहीं है, अगर आएगा तो ग्राफ को देखना जरूर है। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम रिलेट कैसे करते हैं, तो देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर हम मोलर मास इंक्रीज होगा, हमारा वंडरबॉल जो फोर्स है हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम कनेक्ट कैसे करें, बिकॉज डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही होते हैं, तो उन्हीं से हम कहानी निकालने वाले हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। प्लीज ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड होंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, वो उस मेटल का मेटालिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और जितना बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज पता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास बेटा क्या होता है, एक आपका कर्नेल्स होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसमें आसपास इलेक्ट्रॉन्स का बहुत सारा मूवमेंट होता है। ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग यहाँ पे रहते हैं। तो क्या होगा, ये कर्नेल्स हैं पॉजिटिव चार्ज, इनके आसपास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ये रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कनेक्शन रहता है इनके साथ ही आपस में। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतना ज्यादा बच्चों वहां पे मैच जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड आप देख लो एक बार, 3D सीरीज का देखो ट्रेंड ये है, आप यहाँ पे निकाल लेना इसके इलेक्ट्रॉनिक, आप इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों आपका जिरकोनियम, देखो ये 4D सीरीज के बारे में ये ट्रेंड है। ठीक है, इसके बाद आपका होपियम में देखो टंगस्टन सबसे ऊपर आ रहा है, याद करो टंगस्टन, यस है ना, मेल्टिंग पॉइंट जबरदस्त होता है टंगस्टन, इसलिए देखो सबसे ऊपर दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, समझ में आ गया मेटलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगी, क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट यहां से आपका है डेल्टा एच। ये क्या है, ये आपका एटोमाइजेशन है, डेल्टा एच ई है ना, चेंज इन एटोमाइजेशन। तो एटोमाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो एटोमाइजेशन एनर्जी का मतलब बेटा कि वो जो आपको जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, वहां पे जो एंथैल्पी आपकी यूज की जाएगी, चाहे एंथैल्पी हो या फिर एटोमाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये आपका देखो, ये आपका 3D सीरीज है, ये आपका 4D सीरीज है, ये आपका 5D सीरीज है। ठीक है, तीनों सीरीज है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूँ तो 5D सीरीज का सबसे अधिक होता है, और ये आपका ट्रेंड है। इस ट्रेंड को आप यहाँ से देख सकते हो, ये एलिमेंट्स यहाँ से आपके डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स, तो ये आपका है यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यस, नेक्स्ट बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में स्कैंडियम डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये सीरीज पूरी टेबल डिस्कस यहाँ पे +3 होता है।
टाइटेनियम की डिस्कस की थी मैंने, +2 +3 +4। मरीडियम में आपका मैक्सिमम +5 तक जाता है। क्रोमियम का बच्चों +6 मैक्सिमम होता है। मैग्नीज का +7, K2Cr2 हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैग्नीज में K1O4 पढ़ा है। आयरन के अंदर बच्चों आपका +2 +3 +4 एंड +6 ये आपके एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ ये आपका डिस्कस किया जाएगा। कोबाल्ट की बात करते हैं, कॉमन आपके 2 और 3 होता है, जो हम लोगों ने फेरस फेरिक हर जगह यूज किया है। कोबाल्ट के 2 ही कॉमन है, +2 और +3, है ना। +4 भी आपको देखने को मिलेगा कुछ अदर कंपाउंड्स के साथ। निकल का बच्चों +2 बहुत पॉपुलर है, +3 +4 आपका पॉपुलर नहीं है। ये आपका जनरली कुछ अदर कंपाउंड कुछ स्पेशल उन्हीं के साथ देखने को मिलता है। कॉपर की बात करते हैं, क्यूप्रस और क्यूपरिक +1 +2 आपको मिलेगा, और जिंक आपका है +2। तो ये सीरीज मैंने आपको क्लास में भी लिखाई थी कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस तरीके से के साथ कितना होता है। नाउ कम्स क्वेश्चन, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इज, बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सीधा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। +2 +3 एंड +4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज शोन बाय ऑस्मियम, है ना, +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी एक आपका कंपाउंड डिस्कस किया जाता है जब ऑक्सीडेशन नंबर बताई जाती है, ठीक है। तो OSO4, ठीक है, यस, ऑस्मियम हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑस्मियम आपको प्लीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, which one of the elements with the following outer orbital electronic configuration may exhibit the largest number of oxidation state। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेगा। तो बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं, कितने डिफाइन, 6 हो सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ से कितने हो सकते हैं, 7, यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो 7 इज द आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, उसी से भी आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pair है सेम साइज। सेम साइज किसका होगा, बताओ बच्चों, सेम साइज किसका होगा। क्या आयरन निकल का होगा। एटॉमिक साइज के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेम साइज। तो जब हम साइज के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, वो ग्राफ बिल्कुल दिमाग में बैठना चाहिए। ग्राफ दिमाग में बैठा होगा तो बाकी कहानी तो बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगी। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा सही। यस, इलेक्ट्रॉन्स को आयन निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। यस, जेड इफेक्टिव वगैरह को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो आयरन और निकल, तो भाई आयरन निकल में कोई चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो 117 होता है। निकल का साइज क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, निकल का साइज थोड़ा आयरन से छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो साइज आपका वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, वो डिक्रीजिंग साइज में रहेगा। आयरन से साइज जो निकल गया वो छोटा होता है, ठीक है बच्चों। जर्कोनियम और टाइटेनियम के साथ बात करी जा रही है, तो इसमें बताओ जर्कोनियम में कितना होता है, लगभग 145 पाइकोमीटर होता है, बड़ा साइज होता है। टाइटेनियम की बात करो तो 132 होता है। इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जर्कोनियम हमेशा बड़ा रहेगा, जर्कोनियम ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। यस, सेम साइज उसने पूछा है ना। अब आते हैं जरा यहाँ पे, तो जिर्कोनियम होपियम कैसे चेक करें भाई। जिर्कोनियम का आपका क्या है, जिर्कोनियम का साइज बेटा 145 पाइकोमीटर समथिंग होता है, और होपियम की अगर बात करें तो होपियम का 144 पाइकोमीटर होता है, ठीक है। तो पहले से ही बहुत वैल्यू क्लोज है, देखो ध्यान से, पहले से ही वैल्यू क्लोज है। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो साइज में कोई बहुत खास चेंज होगा नहीं, तो लगभग साइज क्या होंगे, नियरली आपके इक्वल होंगे, सेम होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जिंक और होपियम। जिंक का साइज बच्चों कितना होता है, 125 पाइकोमीटर का राउंड होता है, 125 पाइकोमीटर जिंक का होता है। और होपियम में क्या होता है, लगभग 144, बहुत ज्यादा होता है। तो इनके साइज में कोई चेंज आपका जल्दी से मिलेगा नहीं, बहुत क्लोज आएंगे नहीं, तो हमारा जो क्लोज आंसर होगा वो बनेगा आपका जिर्कोनियम एंड होपियम। तो इसलिए वो जो साइज है उनको दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा, जो सीरीज बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो एंड देयर एटॉमिक नंबर्स। साथ में लिखें एटॉमिक नंबर के साथ। व्हिच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो कैसे निकाला जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस एक ही चांस है हमारे पास, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही आंसर आपको देगा। अगर वो ट्रेंड काम नहीं करेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी वैल्यू डिक्रीज करती है, ऊपर से नीचे आने पे वैल्यू डिक्रीज करती है, वहां से आंसर नहीं बनेगा। आंसर यहाँ पे आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा। तो बेरियम का ये होता है, क्रोमियम ये है, मैग्नीज ये है, आयरन का ये है। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं तो ये बनेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ से आंसर बन जाएगा। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट किसकी होगी और कौन आंसर को डिफाइन करेगा।
उसका 3d2 है, 3d3 है, 3d4 है, 3d5 है, तो 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है। अरे है कि नहीं? तो 3d5 अगर हाफ फील्ड है तो क्या बेटा वो आपके ये 3d4 में जाना चाहेगा? नहीं ना। अरे बात समझ में आ रही है क्या? मैंगनीज दे रखा है, ठीक है, वो Mn करके दे रखा है, उसी को आपको कंपेयर करके बोला गया है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन से निकालना है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3d4 3d5, तो हमारा कौन सा आंसर होगा बताओ बच्चों जल्दी से। डी ऑप्शन, इट इज डी। ओके, तो पिछले वाला जो सेक्शन है आपका डी ब्लॉक वाला, वो लगभग आपका यहाँ पे मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है। यस,